अभिराज को वापस छोड़कर आलोक मुड़ा तो अभिराज ने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। मत जाइए ना पापा, आज यहीं पर रह जाइए। रुक जाइए ना पापा, आपके बिना अच्छा नहीं लगता। अभिराज, अगले रविवार को फिर आऊँगा ना, हमेशा तो आता हूँ, फिर क्यों ऐसे कर रहे हो? आलोक अभिराज का गाल सहलाते हुए बोला। नहीं, आप बहुत दिनों बाद आते हैं पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मेरे दोस्त भी आपके बारे में पूछते हैं और मेरे स्कूल भी आप कभी नहीं आते। मेरे सभी दोस्तों के पापा आते हैं, फिर आप क्यों नहीं आते पापा? 8 साल के नन्हे अभिराज के अनगिनत सवाल थे अपने पापा से। आलोक हैरान सा खड़ा रह गया। उसके पास अभिराज के सवालों का कोई जवाब नहीं था। कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब देने से वो खुद से कतराता था। उसे नहीं पता कि ये सिलसिला कब तक यूं ही चलता रहेगा। मैं आऊँगा अभिराज, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम तो मेरे बहुत ही समझदार बेटे हो ना। जिद नहीं करते बेटा, अब तुम ऊपर जाओ। मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। फिर हम दोनों साथ रहेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मम्मी नहीं होंगी। मुझे आप दोनों के साथ में रहना है पापा, आप क्यों नहीं समझते? अभिराज, अब तुम ऊपर जाओ बेटा, हम फिर बाद में बात करेंगे, मुझे अभी देर हो रही है कहकर आलोक ने उसे लिफ्ट के अंदर किया और खुद बिल्डिंग के बाहर आकर अपनी कार स्टार्ट की और घर की तरफ चल दिया। मुंबई जैसी जगह में दोनों घरों की दूरी बहुत थी, फिर भी हर रविवार की उसकी यही दिनचर्या थी। आलोक एक कंपनी में बहुत ही अच्छे पद पर काम करता था। बहुत बड़ा पद था, इसीलिए जिम्मेदारियां भी बहुत ही ज़्यादा थी। वो बहुत ही व्यस्त रहता था, टूरिंग जॉब थी उसकी। 10 साल पहले अनुपमा से उसका प्रेम विवाह हुआ था। दोनों ने MBA साथ में ही किया था। पहली ही नज़र में शौक चुलबुली फैशनेबल अनुपमा उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। MBA पूरा होते होते कैंपस प्लेसमेंट में दोनों को बढ़िया जॉब मिल गई। फिर दोनों ने अपने अपने माता पिता को एक दूसरे के बारे में बताया। दोनों के माता पिता खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए, क्योंकि दोनों बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े थे। इसीलिए उनके माता पिता को कोई ऐतराज़ नहीं था। दोनों को ही पहली पोस्टिंग बेंगलोर में मिली। विवाह के बाद कुछ दिनों तक अनुपमा अपनी ससुराल में रही। उसने अपने अच्छे व्यवहार से ससुराल वालों को अपना बना लिया था। सभी लोग अनुपमा से बहुत प्यार करने लगे थे। अनुपमा के सास ससुर को अपने बेटे की पसंद पर बहुत ही गर्व महसूस होता था। छुट्टियां खत्म होने के बाद अनुपमा भी अपनी जॉब के लिए बेंगलोर लौट गई। नई नई नौकरी की व्यस्तता और फिर नई नई शादी। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। विवाह का पहला साल खुशी खुशी से बीत गया। दूसरे साल में बच्चे के आने की आहट दस्तक दे गई। दोनों अभी बच्चे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर दोनों परिवारों के दबाव की वजह से बच्चे को जन्म देने के लिए अनुपमा तैयार हो गई और फिर अनुपमा को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़ने का अनुपमा को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, पर आलोक ने उसे समझाया कि बच्चे के थोड़ा बड़ा होने पर वो फिर से नौकरी कर सकती है। लेकिन वो समय फिर कभी नहीं आया और जब आया तब तक सब कुछ बिखर चुका था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, अनुपमा की घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। इधर अनुपमा की घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां बढ़ी, उधर आलोक नौकरी में एक के बाद एक बड़े पद पर पहुंचता चला गया। इसीलिए आलोक की नौकरी की जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गईं। नौकरी छोड़ने के कारण एक रोज़ तो अनुपमा के स्वभाव में पहले ही घुल गया था। उस पर आलोक की अत्यधिक व्यस्तता ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब अनुपमा बहुत ही ज़्यादा चिड़ी हो गई। थोड़ा बहुत गुस्सैल स्वभाव तो उसका पहले से ही था, अब तो वो बात बात पर गुस्सा करने लगी। आलोक के घर आने का कोई वक्त नहीं होता था। उस पर टूरिंग जॉब अनुपमा जब तक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। ऐसे कब तक चलेगा आलोक? घर गृहस्थी बीवी के प्रति भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? क्या जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूँ मैं? थका मांदा आलोक भी बहुत गुस्सा हो जाता था।
अब क्या मैं तुम्हारे लिए नौकरी छोड़ दूं? ऐसी भी क्या नौकरी हो गई? अभिराज को तुमसे ठीक से मिले हुए भी कितने दिन हो जाते हैं। रात को जब तुम आते हो तो वो सो जाता है, सुबह वो स्कूल चला जाता है, तब तक तुम सो रहे होते हो। तुम्हें पता भी है कि अभिराज तुम्हें कितना मिस करता है। वो तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, बातें करना चाहता है, लेकिन तुम्हारे पास उसके लिए समय ही नहीं है। आलोक, मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चे के लिए तो थोड़ा सा समय निकाल लिया करो। एक टूर से आकर तुम दूसरे टूर पर चले जाते हो। ये कैसी ज़िंदगी बना दी है तुमने हमारी। अनुपमा, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर चुकी हो तुम। आलोक किसी तरह स्वर संयत करके कहता है। प्राइवेट कंपनी की व्यस्तता को समझती हो, फिर भी ना समझी वाली बातें करती हो। इतने बड़े पद पर ऐसे ही तो नहीं पहुंचा हूँ, काम और मेहनत से ही पहुंचा हूँ। ऐसो आराम के सारे साधन है तुम्हारे पास, ये सब मेरी मेहनत से ही आए हैं ना। आलोक, नहीं चाहिए हमें ऐसो आराम के साधन जिनसे हमारी जिंदगी इतनी नीरस हो गई। हमें ज़रूरत तुम्हारी है आलोक, तुम्हारी। अनुपमा का चिड़चिड़ा स्वर भर्रा जाता है। घर आकर भी फ़ोन कॉल्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, फ़ोन पर ही लगे रहते हो। ऑफिस के काम के ही फ़ोन आते हैं, अटेंड नहीं करूं क्या? आलोक का स्वर भी ऊंचा होने लगता। कितने दिन हो जाते हैं हमें दोस्तों के घर गए हुए, दोस्तों को घर बुलाए हुए, कहीं बाहर गए हुए। छुट्टी के दिन तुम थके हुए होते हो। अनुपमा, मैं तुम्हें मना करता हूँ क्या? तुम अपना सामाजिक दायरा क्यों नहीं बढ़ाती? व्यस्त रहोगी तो फालतू की बातों पर ध्यान नहीं जाएगा। कहकर आलोक पैर पटक कर सोने चला जाता और आंखों में आंसू भरे अनुपमा खड़ी रह जाती। अब अक्सर यही होने लगा। आलोक ज़्यादातर टूर पर रहता या ऑफिस के काम में व्यस्त। जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता वो दोनों के झगड़ों की भेंट चढ़ जाता। आलोक टूर पर रहता तो अनुपमा की अनुपस्थिति में परिस्थिति को नए नज़रिए से सोचता कि आखिर अनुपमा की शिकायत एकदम गलत भी तो नहीं है। अब वो कोशिश करेगा उसे और अभिराज को थोड़ा वक्त देने की। और फिर आलोक की अनुपस्थिति में अनुपमा के सोचने का नज़रिया भी बदल जाता कि आखिर आलोक भी क्या करे। कंपनी के इतने बड़े पद पर है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। वो थक भी जाता है और वो उसकी व्यस्तता समझने के बजाय उससे झगड़ा करने लगती है। जो थोड़ा बहुत वक्त उन्हें मिलता है उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाते। मगर जब वे एक दूसरे के सामने होते तो ये विचार पता नहीं कहाँ गायब हो जाते। आलोक की व्यस्तता ने पति पत्नी के संबंधों को भी प्रभावित किया था। एक तो समय ही नहीं, उस पर भी झगड़ा और नाराजगी। दोनों मानसिक और शारीरिक स्तर पर अधूरापन महसूस कर रहे थे। ये समस्या एकमात्र आलोक और अनुपमा की ही नहीं थी। आज के समय में युवा वर्ग इतना व्यस्त हो गया है कि अधिकतर की दिनचर्या कुछ ऐसी ही हो गई है। जहाँ दोनों नौकरी कर रहे हैं वहाँ तो घर जैसे रैन बसेरा हो गया है। एक तो नौकरी की व्यस्तता, दूसरे महानगरों में घर से ऑफिस जाने आने में समय काफ़ी लग जाता है। एक छुट्टी का दिन थकान उतारने और दूसरे ज़रूरी कार्य करने में ही बीत जाता है। इसीलिए युवा वर्ग आज विवाह के नाम से ही घबरा जाता है। लड़का हो या लड़की, विवाह की जिम्मेदारियां उठाना ही नहीं चाहते और विवाह कर लें तो बच्चे को जन्म देने से कतरा रहे हैं, विशेषकर लड़कियां। क्योंकि विवाह और बच्चे के बाद सबसे पहले उन्हीं की स्वतंत्रता और नौकरी दांव पर लगती है। आलोक और अनुपमा के झगड़े दिनों दिन बढ़ते चले गए। धीरे धीरे झगड़ों की जगह शीत युद्ध ने ले ली। दोनों के बीच बातचीत बहुत ही कम होने लगी। फिर एक दिन अनुपमा ने विस्फोट कर दिया ये कहकर कि उसे नौकरी मिल गई है और उसने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट किराए पर ले लिया है। वो और अभिराज अब वहीं जाकर रहेंगे। आलोक हैरान रह गया ये सुनकर। उसने कहना चाहा कि अकेले वो नौकरी के साथ अभिराज को कैसे पालेगी, और यदि नौकरी करनी ही है तो यहाँ रहकर भी कर सकती है। लेकिन उसका स्वाभिमान आड़े आ गया कि जब अनुपमा को उसकी परवाह नहीं तो उसे क्यों हो। फिर अनुपमा ने उसी दिन नन्हे अभिराज के साथ घर छोड़ दिया। तब से अब तक 2 साल होने को आए हैं। 6 साल का अभिराज 8 साल का हो गया है। आलोक की जिंदगी नौकरी के बाद
इन दो घरों की दूरी नापने में ही बीत रही थी। तभी रेड लाइट पर आलोक ने कार को ब्रेक लगाए तो उसकी तंद्रा भंग हुई। कब तक चलेगा ये सब? वो पूरी कोशिश करता कि अभिराज का व्यक्तित्व उनके झगड़ों और मनमुटावों से प्रभावित ना हो, उसे दोनों का प्यार मिले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। नन्हे अभिराज का व्यक्तित्व दो भागों में बंटकर रह गया था। बड़े होते अभिराज के व्यक्तित्व में अधूरेपन की छाप स्पष्ट दिखने लगी थी। वो थोड़ा थोड़ा शांत रहने लगा था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। तभी सिग्नल ग्रीन हो गया। आलोक ने अपनी कार आगे बढ़ा दी। घर पहुंचा तो मन बहुत ही ज़्यादा व्यथित था। अभिराज के अनगिनत सवालों के उसके पास जवाब नहीं थे। वो सोचने लगा कि इतने ही सवाल अभिराज अनुपमा से भी करता होगा। क्या उसके पास होते होंगे जवाब अभिराज के सवालों के? आखिर कब तक चलेगा ऐसा? दोनों के माता पिता ने पहले पहल दोनों को समझाया, लेकिन दोनों ही झुकने को तैयार नहीं हुए। उनके अहंकार की वजह से अभिराज के बचपन की बलि चढ़ रही थी। आखिर थक हार कर दोनों के माता पिता चुप हो गए। पर पिछले कुछ समय से आलोक के माता पिता जो बातें दबे ढके स्वर में कहते थे, अब वे स्वर मुखर होकर कहने लगे थे कि ऐसा कब तक चलेगा आलोक? साथ में नहीं रहना है तो तलाक ले लो और जिंदगी दोबारा शुरू करने के बारे में सोचो। ये बात आलोक के तन बदन में सिहरन पैदा कर देती कि क्या इतना सरल है एक अध्याय खत्म करना और दूसरे की शुरुआत करना? आखिर उसकी जो व्यस्तता आज है वो तब भी रहेगी। और फिर अभिराज, क्या होगा उसका? फिर वही प्रश्न चिन्ह उसकी आंखों के आगे आ जाता। आखिर क्या करे वो? बहुत चाहा उसने कि जिस तरह अनुपमा खुद ही घर छोड़कर गई है उसी तरह से वो खुद ही लौट भी आए। लेकिन इस इंतजार को भी 2 साल बीत गए। खुद उसने कभी बुलाने की कोशिश नहीं की। अब तो जैसे आदत सी पड़ गई है अकेले रहने की। इधर अभिराज घर के अंदर दाखिल हुआ तो सीधे अपने कमरे में चला गया। उसका नन्हा सा दिल भी इंतजार करते करते थक गया था। कब मम्मी पापा एक साथ रहेंगे? वो खिन्न सा अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गया। हर हफ्ते रविवार आता है, पापा आते हैं, उसे ले जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, उसकी पसंद की चीज़ें दिलाते हैं, उसकी ज़रूरतें पूछते हैं और शाम को घर छोड़ देते हैं। मम्मी सोमवार से अपने ऑफिस चल देती हैं और वो अपने स्कूल। हफ्ता बीतता है, फिर रविवार आता है, वही एक रस्सी दिन चल रहा। अभिराज का कहीं मन नहीं लगता। पापा के साथ रहता है तो मम्मी की याद आती है और मम्मी के साथ रहता है तो पापा की याद आती है। आखिर अभिराज करे भी तो क्या करे? पता नहीं मम्मी पापा साथ क्यों नहीं रहते। तभी अनुपमा अंदर आ गई। उसे ऐसे अनमना सा बैठा देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अभिराज ने कोई जवाब नहीं दिया, वैसे ही चुपचाप बैठा रहा। क्या हुआ बेटा? वो उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बोली। कुछ नहीं कहकर अभिराज ने अनुपमा का हाथ हटा दिया। तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? नहीं, वो बहुत ही तल्ख स्वर में बोला। फिर क्षण भर बाद उसकी तरफ मुंह कर उसका हाथ पकड़कर बोला, मम्मी ये बताओ कि हम पापा के पास जाकर कब रहेंगे? हम पापा के साथ क्यों नहीं रहते? मुझे अच्छा नहीं लगता पापा के बिना। चलिए ना मम्मी, हम वहीं चलकर रहेंगे। बेकार की बात मत करो अभिराज। अनुपमा का कोमल स्वर कठोर हो गया। रात काफ़ी हो गई है, खाना खाओ और सो जाओ, सुबह स्कूल के लिए उठना है। नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दो। अभिराज जिद पर आ गया। अभिराज, कहा ना कि बेकार की बात मत करो, हम यहीं रहेंगे, खाना खाओ और सो जाओ। कहकर अनुपमा हाथ छुड़ाकर किचन में चली गई। अभिराज बैठा रह गया। दोनों ही उसे जवाब देना नहीं चाहते। जब भी वो सवाल करता दोनों ही टाल देते हैं या फिर डांट देते हैं। आखिर वो क्या करे, वो सोच रहा था। काम खत्म करके अनुपमा कमरे में आई तो अभिराज खाना खाकर सो चुका था। वो उसके मासूम चेहरे को निहारने लगी। कितनी समस्याओं से भरा था अभिराज के लिए उसका बचपन। वो उसके पास लेटकर उसका सिर सहलाने लगी। अभिराज के सवालों के जवाब नहीं है उसके पास। निरुद्देश्य सी जिंदगी बस बीती चली जा रही है। वो गंभीरता से बैठकर कुछ सोचना नहीं चाहती,
एक के बाद एक दिन बीतता चला जा रहा है। कब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? अभिराज बड़ा हो रहा है। उसके मासूम से सवाल कब जिद पर आकर कल कठोर होने लगे क्या पता। आलोक के साथ भी जिंदगी बेरंग सी हो रही थी, पर उससे अलग होकर भी कौन से रंग भर गए उसकी जिंदगी में। उस समय तो बस यही लगा कि आलोक को सबक सिखाए ताकि वो उसकी कमी महसूस करे, अपनी जिंदगी में वो पत्नी के महत्व को समझे। पर ये सब बेईमानी ही साबित हुआ। शुरू शुरू में उसने बहुत इंतजार किया आलोक का कि एक ना एक दिन आलोक आएगा और उसे मना कर ले जाएगा, कुछ वादे करेगा उससे और वो भी सब कुछ भूलकर वापस चली जाएगी। पर आलोक के आने का इंतजार बस इंतजार ही रह गया। ना आलोक आया और ना वो स्वयं ही वापस गई। हर बार सोचती जब आलोक को ही उसकी परवाह नहीं, उसे उसकी कमी नहीं खलती, तो वही क्यों परवाह करे उसकी। फिर इस तरह दिन बीतते चले गए। देखते देखते 2 साल गुजर गए। उन दोनों के बीच की बर्फ की तह मोटी होते होते शिलाखंड बन गई। धीरे धीरे वो इसी जिंदगी की आदी हो गई। पर इस एक रस दिनचर्या में अभिराज के सवाल लहरें पैदा कर देते थे। वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। कल माँ फ़ोन पर कह रही थी कि यदि उसे वापस नहीं जाना है तो अब अपने भविष्य के बारे में कोई निर्णय ले, आगे की कुछ सोचे। आगे का मतलब तलाक और दूसरी शादी। क्या सब इतना सरल है? और अभिराज, उसका क्या होगा? वो भी शादी कर लेगी और आलोक भी शादी कर लेगा, तो अभिराज की जिंदगी के साथ बहुत ही अन्याय होगा। ये सोच आते ही अनुपमा सिहर गई कि नहीं। फिर उसने अभिराज को अपने से चिपका लिया। पहले ही कितनी उलझनें हैं अभिराज की ज़िंदगी में, वो उसकी ज़िंदगी और नहीं उलझा सकती। वो लाइट बंद कर सोने का प्रयास करने लगी। पता नहीं क्यों आज दिल के अंदर कुछ पिघला सा महसूस होने लगा जैसे दिल के अंदर जमी बर्फ़ की तह कुछ गीली हो रही है। कुछ विचार जो हमेशा नकारात्मक रहते हैं आज सकारात्मक हो रहे थे। समस्या को परखने का नज़रिया कुछ बदला हुआ सा लगा। वो खुद को ही समझने का प्रयास करने लगी। सोचते सोचते न जाने कब उसको नींद आ गई। सुबह अभिराज उठा तो सामान्य था, वैसे भी कुछ बातों को वो अपनी नियति मान चुका था। वो स्कूल के लिए तैयार होने लगा। अभिराज को स्कूल भेजकर वो भी अपने ऑफिस चली गई। सब कुछ वही था, फिर भी दिल के अंदर क्या था जो उसे हल्की सी संतुष्टि दे रहा था? शायद कोई विचार या भाव। पूरा हफ्ता हमेशा की तरह व्यस्तता में बीत गया। फिर रविवार आ गया। आलोक जब बिल्डिंग के नीचे अभिराज को लेने पहुंचता तो अभिराज को फ़ोन कर देता और अभिराज नीचे आ जाता। पर आज अनुपमा अभिराज के साथ नीचे आ गई। अभिराज के लिए ये आश्चर्य की बात थी। अभिराज के साथ अनुपमा को देखकर आलोक चौंक गया, आंखें चार हुई। आज अनुपमा के चेहरे पर हमेशा की तरह कठोरता नहीं थी। बहुत समय बाद देख रहा था अनुपमा को। जिंदगी के संघर्ष ने उसके रूप लावण्य को कुछ धूमिल कर दिया था। किसी का प्यार, किसी की सुरक्षा जो नहीं थी उसकी जिंदगी में। लेकिन उसे क्या, उसने अपने विचारों को झटका दिया। तीनों चुपचाप खड़े थे। अभिराज बड़ी उम्मीद से दोनों को देख रहा था कि दोनों कोई बात करेंगे। बहुत कुछ कहने को था दोनों के दिलों में, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। चले अभिराज। आखिर उनके बीच पसरी चुप्पी को तोड़ते हुए आलोक ने सिर्फ इतना ही कहा। फिर से अनुपमा से आंखें चार हुई तो उसे लगा कि अनुपमा की आंखों में आज कुछ नमी है। आलोक को भी अपने अंदर कुछ पिघलता हुआ सा लगा। बिना कुछ कहे वो मुड़ने को हुआ, तभी अनुपमा बोल पड़ी, आलोक। इतने समय बाद अनुपमा के मुंह से अपना नाम सुनकर आलोक ठिठक गया। कल अभिराज के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, क्या तुम थोड़ा समय निकाल कर आ सकते हो? अभिराज को अच्छा लगेगा। आलोक का दिल किया हाँ बोले, पर प्रत्युत्तर में बोला, मुझे टाइम नहीं है, कल टूर पर निकलना है। कहकर बिना उसकी तरफ देखे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अभिराज के लिए दरवाज़ा खोल दिया। निराश सा अभिराज भी आकर कार में बैठ गया। अनुपमा अपनी जगह खड़ी रह गई। उसका दिल किया कि वो आलोक को आवाज़ दे कुछ बोले, पर तब तक आलोक कार स्टार्ट कर चुका था।
आलोक और अपने बीच जमी बर्फ को पिघलाने की अनुपमा की छोटी सी कोशिश बेकार सिद्ध हुई। वो ठगी सी खड़ी रह गई। आलोक के इसी रुख के डर ने उसे हमेशा कोशिश करने से रोका। थके कदमों से वो घर की तरफ चल दी। शाम को अभिराज घर आया तो अनुपमा ने हमेशा के विपरीत उससे कुछ नहीं पूछा। अभिराज भी गुमसुम था। आज उसका व आलोक का अधिकांश समय अपने आप में खोए हुए ही बीता था। अभिराज ने एक बार भी आलोक से पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आने की जिद नहीं की। अभिराज को छोड़कर आलोक जब घर पहुंचा तो अनुपमा व अभिराज की बात दिल दिमाग में छाई थी और साथ ही अभिराज की बेरुखी भी चुभी हुई थी। अभिराज ने एक बार भी उसे आने के लिए नहीं कहा। शायद उसे उससे ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। सोचते सोचते अनमना सा आलोक कपड़े बदल कर बिना खाना खाए ही सो गया। दूसरे दिन अनुपमा अभिराज के साथ स्कूल पहुंची। वे दोनों अभिराज की क्लास के बाहर पहुंचे तो सुखद आश्चर्य से भर गए। आलोक खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर अभिराज मारे खुशी के उछल पड़ा। पापा कहकर वो दौड़कर आलोक से लिपट गया। उसकी उस पल की खुशी देखकर दोनों की आंखें नम हो गईं। अनुपमा पास आ गई। उसके होठों पर मुस्कान खिली थी। थैंक्स आलोक, अभिराज को इतनी खुशी देने के लिए। जवाब में आलोक के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। पेरेंट्स टीचर मीटिंग निपटाकर दोनों बाहर आए तो उत्साहित सा अभिराज आलोक से अपने दोस्तों को मिलाने लगा। उसकी खुशी देखकर आलोक को अपने निर्णय पर संतुष्टि हुई। उसे उसके दोस्तों के बीच छोड़कर आलोक उसे बाहर इंतजार करने की बात कहकर बाहर निकल आया। पीछे पीछे खिंची हुई सी अनुपमा भी आ गई। दोनों कार के पास आकर खड़े हो गए। दोनों ही कुछ बोलना चाह रहे थे पर बातचीत का सूत्र नहीं थाम पा रहे थे, इसीलिए दोनों ही चुप थे। अभिराज बहुत खुश है आज, अनुपमा किसी तरह बातचीत का सूत्र थामते हुए बोली। हाँ, बच्चा है, छोटी छोटी खुशियाँ हैं उसकी। और फिर दोनों चुप हो गए। ठीक है, मैं चलता हूँ, अभिराज से कह देना मुझे देर हो रही थी, रविवार को आऊँगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद आलोक बोला और फिर पलटने को हुआ। आलोक अनुपमा के ठंडे स्वर में पश्चाताप की झलक थी। एक बात पूछूं? आलोक टिटक कर खड़ा हो गया और बोला, हाँ पूछो। और फिर उसने अनुपमा के चेहरे पर नजरें गड़ा दी। जहाँ कई भाव आ और जा रहे थे, अनुपमा चुपचाप थोड़ी देर खड़ी रही, जैसे मन ही मन तौल रही हो कि कहे या ना कहे। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आलोक का अपेक्षाकृत कोमल स्वर सुनकर अनुपमा का दिल किया कि जिन आंसुओं को उसने अभी तक पलकों की परिधि में बांध कर रखा है उन्हें बह जाने दे। पर प्रत्यक्ष में बोली, सच कहो, क्या कभी इन 2 सालों में मेरी कमी नहीं खली तुम्हें? क्या मेरे बिना जीवन से खुश हो? अनुपमा का स्वर थका हुआ था। लग रहा था कि ये सब कहने के लिए उसे अपने आप से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा, लेकिन कह दिया तो लग रहा था कि कितना आसान था कहना। कहकर वो आलोक के चेहरे पर नज़र डालकर उसके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने का असफल प्रयास करने लगी। क्या तुम्हें मेरी कमी खली? क्या तुम खुश हो मेरे बिना जिंदगी से? पल भर की चुप्पी के बाद आलोक बोला। अनुपमा को समझ नहीं आया कि तुरंत क्या जवाब दे आलोक की बातों का, इसीलिए चुप खड़ी रही। छोड़ो अनुपमा, उसे चुप देखकर आलोक बोला, अब इन बातों का क्या फ़ायदा? इन बातों के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जब देर नहीं हुई थी तब भी तो तुमने एक बार भी नहीं बुलाया। सप्रयास अनुपमा बोली, उसका स्वर भीगा था। मैंने बुलाया नहीं तो मैंने घर छोड़ने के लिए भी नहीं कहा था। घर तुमने छोड़ा, तुम्हें इसी में अपनी खुशी दिखी। जैसे अपनी मर्जी से घर छोड़ा था वैसे ही अपनी मर्जी से लौट भी सकती थी। अनुपमा के स्वर का भीगापन आलोक के स्वर को भी भिगो गया था। एक बार बुलाया तो होता, मैं लौट आती। अनुपमा का स्वर अभी भी नम था। तुम तब भी नहीं लौटती अनुपमा। ऐसा ही होता तो तुम घर छोड़ती ही क्यों? घर छोड़ते समय एक बार भी अपने बारे में ना सोचकर अभिराज के बारे में सोचा होता तो तुम्हारे कदम कभी नहीं बढ़ पाते। तुम्हारी जिद या फिर मेरी जिद या फिर हम दोनों की जिद में मासूम अभिराज पिस कर रह गया है। उसका बचपन छिन रहा है, उसका व्यक्तित्व खंडित हो रहा है। क्या दे रहे हैं हम उसे? ना खुद खुश रह पाए, ना औलाद को खुशी दे पाए।
कहकर अपने नम हो आए स्वर को संयत कर आलोक कार की तरफ मुड़ गया। कार का दरवाज़ा खोलते हुए आलोक ने पलटकर पल भर के लिए अनुपमा की तरफ देखा। क्या था उन निगाहों में कि अनुपमा का दिल किया कि सारा मान अभिमान भुलाकर दौड़कर जाकर आलोक से लिपट जाए, उसी पल उसके साथ चली जाए। एकाएक आलोक वापस उसके करीब आया। लगा वो कुछ कहना चाहता है पर वो कह नहीं पा रहा था। हाँ, उसने आधीरता से आलोक की तरफ देखा। नहीं, कुछ नहीं कहकर आलोक जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस मुड़कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार स्टार्ट की और चला गया। वो खोई हुई खड़ी रह गई कि काश आलोक कह देता जो कहना चाहता था, पर उसका आत्मसम्मान आड़े आ गया था शायद। अनुपमा अभिराज के साथ घर पहुंची। अभिराज उस दिन बहुत ही खुश था। वो ढेर सारी बातें कर रहा था। खुशी उसके हर हाव भाव, बातों व हरकतों से छलक रही थी। कितना कुछ छीन रहे हैं हम अभिराज से, वो सोचने लगी। कुछ पल ऐसे आ जाते हैं पति पत्नी के जीवन में जो पिघल कर पाषाण की तरह कठोर होकर जीवन की दिशा व दशा दोनों बदल देते हैं, और कुछ ही पल ऐसे आते हैं जो मोम की तरह पिघलकर जीवन को अंधेरे से खींचकर मंजिल तक पहुंचा देते हैं। उसके और आलोक के जीवन में भी वही पल दस्तक दे रहे थे, और वो इन पलों को अब कठोर नहीं होने देगी। दूसरे दिन आलोक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि दरवाजे की घंटी बज उठी। कौन हो सकता है इतनी सुबह, सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अनुपमा और अभिराज को मुस्कुराते हुए पाया। वो हैरान सा उन्हें देखता रह गया। तुम दोनों? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे आलोक? अनुपमा संजीदगी से बोली। तुम अपने घर आई हो अनुपमा, मैं भला रास्ता रोकने वाला कौन होता हूँ? कहकर आलोक एक तरफ हट गया। अनुपमा और अभिराज अंदर आ गए। आलोक ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने खुद से मन ही मन कुछ वादे किए। अब वो अपनी खुशी को इस दरवाजे से कभी बाहर नहीं जाने देगा। आज अनुपमा अपने बेटे की खुशियों के लिए वापस आलोक के पास आ गई थी। अनुपमा द्वारा उठाए गए इस कदम से आलोक बहुत ही ज़्यादा खुश था। इसीलिए उसने मन ही मन में सोच लिया था कि अब वो अनुपमा को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। अनुपमा और अभिराज दोनों को समय देगा। वैसे ऐसा तो आलोक ने पहले भी कई बार सोचा था, लेकिन वो कर नहीं पाया था। पर इस बार आलोक ने निश्चय कर लिया था कि वो ऐसा करके दिखाएगा, और आलोक ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। वो अब अनुपमा और अभिराज को समय देने लगा था। अनुपमा, अभिराज और आलोक अब एक साथ बहुत ही खुश थे। जब अनुपमा और आलोक के माता पिता को इस बात की खबर मिली तो वो भी बहुत खुश हो गए, और वो लोग अपने बच्चों से मिलने के लिए उनके पास चले आए। उन लोगों के पहुंचते ही आलोक ने अपने ऑफिस से 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली, और वो 1 सप्ताह उन लोगों ने बहुत ही मौज मस्ती के साथ बिताया। सभी बहुत ही खुश थे। अपने बच्चे के लिए अनुपमा द्वारा उठाया गया ये छोटा सा कदम उनके घर में खुशियाँ ले आया था। एक औरत को इसीलिए त्याग की मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।